उम्मीद कर रहा है कि शुरुआती 100 दिनों में ही सरकार कई बड़े फैसले ले सकती है। इस हिसाब से कई मीटिंग्स भी दिल्ली में होती हुई नजर आई हैं। किन कमोडिटीज पर इंडस्ट्री क्या मांग रही है, इस पर हमसे एक्सक्लूसिव बात की बाजार के दिग्गजों ने और अपनी मांग भी रखी है। आइए सुनते हैं। देखो, एक तो पोस्ट फॉर्मेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट, नई गवर्नमेंट 15 जून तक आ जाएगी। अब उस हर मिनिस्ट्री को ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन गई है कि अपने फर्स्ट 100 डेज में क्या क्या काम किया है नए गवर्नमेंट ने, उसकी तैयारी चल रही है। क्योंकि हम दिल्ली में हैं, गवर्नमेंट के साथ जुड़ के काम करते हैं, तो हम जानते हैं कि सारी मिनिस्ट्री इसमें लगी हुई है कि फर्स्ट 100 डेज में हम क्या क्या बता सकते हैं। उसमें मैं देखने जा रहा हूँ हमारी मिनिस्ट्री, कंसर्न मिनिस्ट्री में दो चीजें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एक तो शुगर एमएसपी, जो बहुत सालों से रुक के बढ़ रखी है, उस पर जरूर विचार होगा फर्स्ट 100 डेज में बढ़ाने का। और दूसरी बात, इथेनॉल पे जो रेस्ट्रिक्शन डाल के रखे थे वो काफी हद तक हटेंगे। इसलिए क्योंकि इथेनॉल की वजह से काफी नाराजगी हुई थी। शुगर शुगर मिल्स वेर अंडर स्ट्रेस, उनका जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो भी उस पर भी क्वेश्चन मार्क आए थे। तो मेरे ख्याल से ये दो सब्जेक्ट में राहत नए गवर्नमेंट के साथ मिलने की चांसेस। एथेनॉल का प्राइस इंक्रीज बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर एटलीस्ट जो लास्ट सीजन का भी जो इंक्रीज होना चाहिए था वो तकरीबन 2-2.5 रुपए फॉर केन जूस और 1-1.5 रुपया फॉर बी हैवी। और आने वाले सीजन में देखिए, चूंकि ऑलरेडी एफआरपी अनाउंस हो गया है हायर, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आज अगर अपने को एथेनॉल का थ्रस्ट बरकरार रखना है तो एथेनॉल का प्राइस बढ़ाना पड़ेगा और जूस से परमिट करना पड़ेगा। तो ये अगर नहीं करेंगे तो जो आज हम लोग 20% ब्लेंडिंग की बातें करते हैं वो थोड़ी, मैं समझता हूँ, क्वेश्चन मार्क रहेगा। मेरी एक ही गुजारिश है सरकार से कि एनसीडीएक्स की जो सारी कमोडिटीज है, एटलीस्ट जो हेजेस के लिए है, ऑयल सीड सेक्टर को या पल्सेस को हो, या हम यूं कहे कि जो ये सारी कमोडिटीज बैन हो रखी है वो दोबारा लाने का पूरा प्रयास करें और कमोडिटी सेक्टर को एक बूस्ट दे, जो कि एक हमारे देश की, समझ लीजिए आप, एक जड़ है। ये अगर सेक्टर में बूस्ट आता है, ऑयल सीड के जितने भी प्लेयर्स हैं इनके लिए हेजिंग का कोई टूल नहीं है, अगर ये ऑयल सीड सेक्टर एनसीडेक्स पर दोबारा लाते हैं तो एक बहुत ही बेहतरीन और सकारात्मक मूव हो सकता है। सरकार से यही गुजारिश है कि आने वाले 100 दिन में इसको जल्द से जल्द लाने का प्रयास करें। ऑलराइट, ये तो ऑफ कोर्स वो एक्सपर्ट्स हैं जिनसे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन हमारे साथ अब यहाँ पर डॉक्टर एमजे खान हैं जो चेयरमैन है आईसीएफए के। डॉक्टर खान नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो एज ऑफ नाउ अब तक हमने शुगर सेक्टर से बात करी है, कमोडिटी पार्टिसिपेंट से बात करी है, और अगले 100-125 दिनों में यहाँ पर क्या एजेंडा सरकार तय कर सकती है और क्या विश लिस्ट है वो भी यहाँ पर इंडस्ट्री देख रही है। लेकिन अब क्योंकि स्पेशली यहाँ पर काफ़ी सारे कर्ब्स हैं विद इन कमोडिटीज़ में, चाहे वो एक्सपोर्ट है, इम्पोर्ट खोले हुए हैं, तो अगर हम सबसे पहले यहाँ पर इन्हीं चीज़ों की बात करें, आपको क्या लगता है सरकार का ध्यान किस तरफ, कौन सी एसेंशियल कमोडिटी पर होगा? मुझे लगता है सरकार पूरी मजबूती से आ रही है और इसलिए आगे की पॉलिसीज और प्लानिंग भी बहुत स्टेबल होनी चाहिए। एक्सपोर्ट जिस पे अभी बाकी एक्सपर्ट्स चर्चा कर रहे थे, मुझे लगता है ये बड़ा जेन्युइन बात है और ये अंडरस्टैंडिंग अब आ रही है कि जो नी जर्क रिएक्शन से एक्सपोर्ट बैन करने का जो लॉन्ग टर्म नेगेटिव इफेक्ट है इकोनॉमी पे, उससे मुझे लगता है बचने की जरूरत रहेगी। तो अभी ज्यादा स्टेबल पॉलिसी होंगी, ज्यादा ग्लोबल मार्केट आउटलुक के हिसाब से डिफाइन होगी, और साथ ही साथ लोकल जो डोमेस्टिक का प्राइस फ्लक्चुएशन हो रहा है वो एक कंसर्न है। तो उस पे एक जल्दी ही कोई ना कोई एक बड़ी डिसीजन आ सकता है कि अगर जरूरत पड़ेगी कंट्री को तो इंपोर्ट करेंगे दुनिया से, जहां से भी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग एक्सपोर्ट मार्केट की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए, और ये जो डेफिसिट एंड डोमेस्टिक प्रोडक्शन के बीच का बैलेंस चल रहा है, इंपोर्ट से मीट आउट कर रहे हैं, मुझे लगता है इस पे, लेकिन टॉपिंग इट ऑल विल बी एग्रीकल्चर एजेंडा जो किसान सेंट्रिक होगा, और उसमें सबसे ज्यादा जो 5 एरियाज हैं जिस पे काम करने की जरूरत रहेगी। एक तो है आपका सस्टेनेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम, दूसरा है टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन जिसमें डिजिटल टेक्नोलॉजीज का एक बड़ा रोल होने जा रहा है, और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो वैल्यू एडिशन, जो प्रोसेसिंग जो कम रही है, और हम लोग लार्जली रॉ मटेरियल जैसा कमोडिटी एक्सपोर्ट में इंगेज रहे हैं, तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कैसे बढ़े, प्रोसेसिंग कैसे बढ़े, और चौथा
है ग्लोबल पोजीशनिंग इंडिया के फूड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर की, सो दैट नई मार्केट्स कैसे ओपन हो। एपिडा भी उसमें बहुत एक्टिव है। एंड लास्टली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये 4-5 एरियाज हैं जो इंपॉर्टेंट है। और अगर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करें तो वाटर मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर सिस्टम इंपॉर्टेंट है, मिलेट्स का एरिया बढ़ाना, एक्सपोर्ट बढ़ाना, ये इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ेगी। 1 टू मेक एग्रीकल्चर मोर सस्टेनेबल, एंड 2 मार्केट्स थोड़ा ज्यादा मैच्योर, थोड़ा स्टैंडर्डाइज हो, थोड़ा एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से, एंड नी जर्क रिएक्शन से बचने की जरूरत है। और तीसरा ग्लोबल पोजीशनिंग ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, उसमें एक्सपोर्ट भी बढ़ाना है और एक एंगेजमेंट वर्ल्ड मार्केट के साथ में ज्यादा हेल्दी, ज्यादा स्टेबल तरीके से रखने की जरूरत है। तो आपने काफ़ी ब्रॉडली यहाँ पर बताया है कि क्या 3-4 यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पर सरकार की नज़र यहाँ पर रह सकती है। अब जिस तरह अब क्योंकि अब हम मानसून की तरफ भी जा रहे हैं, खरीफ की तरफ भी जा रहे हैं, सरकार के जो इंडस्ट्री के भी इनिशियल एस्टिमेट्स हैं वो यही मान रहे हैं कि हम बम्पर क्रॉप आता हुआ देखेंगे। अब इलेक्शंस भी हो जाएंगे तो जो इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं वो भी हम हटता हुआ देखेंगे। तो अपार्ट फ्रॉम दिस 100 डेज एज वेल, और आपको क्या लगता है कि यहाँ पर हम बनता हुआ देख पाएंगे इन सेंस ऑफ पॉलिसीज, जिस तरह के एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं, चाहे वो अनियन को लेकर है या फिर शुगर में है, गेहूं में है, माना ये भी जा रहा है कि गेहूं का इंपोर्ट होता हुआ हम आगे यहाँ पर आता हुआ देखेंगे। क्या वो चीज़ें भी आपको लगता है ऑन रेडार हैं? मुझे लगता है कुछ डिस्कशन उस डायरेक्शन में हुई है, और जो नहीं भी हुई है वो अब पिछले 2-3 हफ्तों में जो हुई थी उस पर बिल्ड करना है अगले 2-3 हफ्ते में। 26 जून को हम लोग भी एक नेशनल राउंड टेबल रख रहे हैं, एग्रीकल्चर एजेंडा फॉर द न्यू गवर्नमेंट। तो बड़े एक्सपर्ट पूरे देश भर से बुला रहे हैं कि अगले 5 साल किस तरीके से स्टेबल पॉलिसी की जरूरत है और क्या एग्रीकल्चर एजेंडा होना चाहिए। डेफिनेटली इसमें एक तरीके से ग्लोबल एंगेजमेंट लाजमी है। और जो यूएसडीए का पैटर्न अब तक रहा है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का, कि वो पूरी मार्केट बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं और उसकी बेसिस पर वो अपना प्लान करते हैं कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड मार्केट इंटरवेंशन एंड प्राइसिंग। तो मुझे लगता है इंडियन गवर्नमेंट को भी, और वो यूएसडीए का पूरे डॉक्यूमेंट स्टडी हो गए हैं, मुझे लगता है वो एक डायरेक्शन में जाने की जरूरत रहेगी, जिसमें हम लोग एक तरीके से ग्लोबल फूड एंड कमोडिटी का मॉनिटरिंग सेंटर यहाँ पे बहुत वाइब्रेंट एंड बड़ा वेल फंक्शनिंग रखना है, कि जो ट्रेंड्स वर्ल्ड वाइड चल रही हैं, चाहे वो प्रोडक्शन का आउटलुक हो, चाहे प्राइसेस का हो, या मार्केट की जो डायनेमिक्स हैं, उसको स्टडी करना और बेस्ड ऑन दैट अपने स्टेट गवर्नमेंट्स को एडवाइस करना, बेस्ड ऑन दैट नेशनल गवर्नमेंट की पॉलिसी डिफाइन करना, बेस्ड ऑन दैट एक्सपोर्ट की प्लानिंग करना, सो दैट एक जो सडन डेवलपमेंट ऐसे हो जाते हैं जिसमें नीजर रिएक्शन लेना पड़ता है, जिससे एक्सपोर्ट अफेक्टेड होते हैं, जिससे ट्रेड अफेक्टेड होता है, तो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग मेजर से बचने की जरूरत पड़ेगी। और जो इंटरवेंशन सरकारी इंस्टीट्यूशंस करते रहे, नफेड वगैरह, और मुझे लगता है उनको और एक एग्रेसिव रोल में आना पड़ेगा। और जो नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड बना है, जो कोऑपरेटिव सेक्टर से एक्सपोर्ट बढ़ाएगा, और बड़ा ब्रॉड बेस तरीके से शुरुआत हो गई थी, since same government seems to be coming back, जैसा एग्जिट पोल का रिकॉर्ड दिख रहा है। Okay. तो मुझे लगता है कि उसको बढ़ाएंगे, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा कि इंडिया के फूड एंड एग्रीकल्चर को ग्लोबली ले जाना, ग्लोबल मार्केट को स्टडी करना, उसके हिसाब से बैकवर्ड प्लानिंग करना, और एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लेके आना। क्लियरली मिस्टर खान, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, और बहुत ही एक्सटेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से वो पूरी यहाँ पर हमें समझाने के लिए कि नियर टर्म, लॉन्ग टर्म और क्या पॉलिसी चेंजेस हम यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में एग्रीकल्चर के लिहाज से देख सकते हैं। एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया हमारे साथ हाथ जुड़ने के लिए। लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर।